हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 का पहला यूनिट वेव मोशन। ठीक है। सो दोस्तों, वेव मोशन से ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुके थे। तो इन 5 लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस प्रिंसिपल को, एक्चुअली ये प्रिंसिपल कहना क्या चाहता है। ठीक है। एंड सबके आखिर में बात करेंगे हम लोग बीट फॉर्मेशन के बारे में। साउंड का जो बीट होता है वो कैसे फॉर्म होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बीट फॉर्मेशन। हैरानी वाली बात ये है कि आपके सिलेबस में उससे भी छोटा पार्ट दिया गया है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग बीट फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारा क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड देखने वाली बात ये है कि पहला जो चैप्टर है वेव, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एंड आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के पास सिलेबस है, तो पहले यूनिट में यूनिट नंबर 1 पे 3 चैप्टर है वेव। देन उसके बाद दूसरा चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग सिंपली SHM कहते हैं। एंड तीसरा चैप्टर है एक्वास्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इको, रिवर्बरेशन, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, जो सेकंड चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी हालत में आज हम लोग पहला चैप्टर जो है वेव उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन से लगभग आपका 3 से 4 क्लास आ सकता है, मैक्सिमम 4 क्लास तक आएगा। ठीक है, मतलब 4 क्लासेस वहाँ पे आएगा। एंड थर्ड जो चैप्टर है एक्वास्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, वहाँ से मैक्सिमम 2 क्लासेस आ सकता है। ठीक है, 2 क्लासेस आएगा। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो पहला यूनिट है, और भी 6 क्लासेस लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, तो पूरा यूनिट हमारा ख़त्म होगा। देन उसके बाद तो और भी सारे यूनिट है, क्योंकि आपके पास सिलेबस है 7 यूनिट है टोटल। ओके, तो एक एक करके ख़त्म करेंगे। एंड मेरा कोशिश है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी क्लासेस दूँ, लेकिन क्या है कि सिचुएशंस कुछ ऐसा हो जाता है, क्लास नहीं दे पाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि देख लीजिए, पिछले 3-4 दिनों से हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो पूरा दिन काम चलता है, पूरा रात भी काम चलता है। ठीक है, ठक 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 ऐसे चलता रहता है। तो जो इन 4-5 दिनों में मैंने ना ही ऑफलाइन के क्लासेस दे पाए हैं, ना ही ऑनलाइन ट्यूशन कर पाए हैं, या फिर ना ही यूट्यूब में कोई क्लास डाल पाए हैं। ठीक है, तो ऐसा ही चलता है। सिचुएशन अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ नहीं करा जा सकता यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो आज टाइम मिल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा बात कर लिए हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा बात कर लिए हैं, दिल का हालात मैंने आपको समझा दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटरफेरेंस। ठीक है, INTERFERENCE, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों, एक और बात कहना भूल गया था। देखो, अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, मतलब 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5 लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। देखना बहुत ज़रूरी है। देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वेव, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप बारीकी से सारे कंसेप्ट समझेंगे तो बहुत ही आसान है। ओके, एंड मैंने आपको इसी तरह से सारे क्लासेस में बारीकी से समझाए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा क्लास नंबर 1, देन उसके बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप सारे क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले पहला क्लास देखते हैं, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 5वां, ऐसा नहीं करिएगा। एकदम बारीकी से देखिएगा सारी चीज़ों को। अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिएगा और 1.5 गुना कर लीजिएगा। ओके, या फिर 1.25 या फिर 1.75, कुछ भी जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको अप्लाइड फिजिक्स 2 का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्ट चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। तो एक एक करके देखिएगा। ठीक है, बारीकी से सारी क्लासेस देखिएगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है ठीक तरह से, बारीकी से देखिएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं। ओके, चलो, तो बातें छोड़ो, अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये होता है वेव का मिलना।
दो वेव या फिर दो से ज़्यादा वेव अगर एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसी घटना को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो दिस इज द फेनोमिनन, दिस इज द फेनोमिनन, फेनोमिनन बोले तो घटना, ठीक है। दिस इज द फेनोमिनन ऑफ मीटिंग ऑफ वेव्स, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द फेनोमिनन ऑफ मीटिंग ऑफ वेव्स, वेव का मिलने का जो घटना है उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ओके, अब क्या होता है कि एक वेव ऐसे जा रहा था, एक वेव ऐसे इस रास्ते से जा रहा था एंड एक वेव इस रास्ते से आ रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये पार्टिकल है ये बेचारा बेलपूरी खा रहा था। ओके, तो ये जो वेव है ये इस तरह से जा रहा था, ये वेव इस पार्टिकल के थ्रू पास होगा, मतलब इस पार्टिकल में कभी ना कभी पहुंचेगा एंड ये वाला वेव भी इधर से जो आ रहा था वो भी इस पार्टिकल में पहुंचेगा, ठीक है। ये इधर से आ रहा था, ये इधर से आ रहा था। इस वेव का इक्वेशन है y1। y1 के बाद क्या होगा ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैंने वेव का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है। चलो, अगर नहीं पता है तो इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, तब तक इंतज़ार कर लीजिए। बस इसका जो इक्वेशन है y2 वो इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये वाला वेव इस पार्टिकल में पहुंच जाएगा तो ये वाला वेव इसको, इस पार्टिकल को ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेव में सारे पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं। किस में वाइब्रेट करते हैं, ऐसे चेन में वाइब्रेट करते हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वेव ले रहे हैं वो क्या है, आपका ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे करेगा, तो ये वेव इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद इस पार्टिकल को भी ऊपर नीचे कराएगा, ओके। एंड जब ये वाला वेव इस पार्टिकल में पहुंच जाएगा तो ये भी इसको ऊपर नीचे कराएगा। तो देखो ये बेचारा यहाँ पे ये पिद्दी सा पार्टिकल जिसको हम लोग पी कहेंगे, ठीक है, ये अब इसका सुनेगा फिर या इसका सुनेगा। इसका हालात तो कुछ ऐसा हो गया, भाई इसका सुनूं या फिर उसका सुनूं, मैं किसका सुनूं, ओके। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे दोनों वेव मिलने के बाद एक फैसला होगा यहाँ पे, ओके। एक फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा, या फिर दोनों ही रहेंगे या फिर दोनों ही हार जाएंगे, उसका फैसला होगा। फैसला होने के बाद एक रिजल्ट निकलेगा, फैसला होने के बाद तो रिजल्ट निकला था ना, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट निकलता है, चलो छोड़ो, अभी तो आप लोग सारे क्या हो गए हैं, अभी क्या कहते हैं उसको, प्रमोट हो गए हैं, तो फिर एग्ज़ाम फिर भी निकलेगा, फिर भी रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे दोनों वेव क्या है, दोनों वेव इंटरफेयर होने के बाद इन दोनों वेव के बीच में एक फैसला होगा एंड एक रिजल्ट निकलेगा। तो रिजल्ट में क्या निकलेगा दोस्तों, एक तीसरा वेव निकलेगा, ठीक है। मतलब उसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेव y3। उसका इक्वेशन एक आएगा जिसको हम लोग y3 कहेंगे। तो एक रिजल्टेंट वेव निकलेगा एंड उसी रिजल्टेंट वेव के अनुसार ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ना इसका सुनेगा ना इसका सुनेगा, भाई वो तो उसी का सुनेगा जो रिजल्ट में निकलेगा, मतलब रिजल्टेंट वेव का ही सुनेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है इंटरफेरेंस में। अब देखने वाली बात ये है कि तीसरा वेव जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेव कहेंगे, जो इन दोनों के मिलने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड है या फिर इंटेंसिटी है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसका एम्पलीट्यूड A3 मान लेते हैं, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड A1 मानते हैं, इसका एम्पलीट्यूड A2 मानते हैं, इसका एम्पलीट्यूड A3 मानते हैं। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मत पूछिए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कराए थे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव वेलोसिटी, सब चीज़ मैंने कराए हैं आपको, ओके। तो तीसरा वेव मतलब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है A3, ठीक है, वो A1 के साथ इक्वल हो सकता है, इस वेव के साथ इक्वल हो सकता है एंड दूसरे वेव के साथ भी इक्वल हो सकता है, मतलब तीनों के तीनों एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये A1 से ज़्यादा है एंड A2 से भी ज़्यादा है, मतलब दोनों से ही ज़्यादा तीसरे का क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। एंड ये भी तो हो सकता है कि ये A1 से कम है, ठीक है, A2 से भी कम है, मतलब कुछ भी हो सकता है, फैसला कुछ भी हो सकता है, पास हो सकता है, फेल हो सकता है, या फिर एकदम ड्रॉ हो सकता है, तो हो सकता है ऐसा। तो तीसरा जो वेव यहाँ पे डेवलप होगा उसका इंटेंसिटी दोनों के साथ इक्वल हो सकता है, दोनों से ज़्यादा हो सकता है, दोनों से कम हो सकता है, ठीक है। अब ये
सारी चीज़ें होता है इंटरफेरेंस में। अब इसी के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है। एंड इंटरफेरेंस का डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे अभी। ओके, बात समझ में आया इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस बोले तो सिर्फ वेव का मिलना ही होता है इंटरफेरेंस। ओके, अब वेव मिलने के बाद क्या क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। जो तीसरा जो रिजल्टेंट वेव निकलेगा उसका इंटेंसिटी या फिर उसका एम्पलीट्यूड कह लीजिए, वो दोनों वेव के ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों वेव के साथ सेम भी हो सकता है, एंड दोनों वेव से कम भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब डेफिनेशन फटाफट से लिख लीजिए। डेफिनेशन में बोर्ड पे नहीं लिखने वाला क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा बैड है, एंड आप लोगों में से कोई एक ने कंप्लेन किया था सर आपका हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, ये बहुत ही दुख की बात है, ठीक है, कि मेरा हैंड राइटिंग गंदा है, मैं अभी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। देखिए ये मैंने लिखा बहुत ही खुद को प्रेशराइज़ किया मैंने इसको लिखने के लिए, ठीक है, तभी मैं ऐसा लिख पाया। लेकिन अगर मैं नॉर्मली लिखता तो बहुत ही गंदा लिखता है इसको। चलो तो मैं क्या करता हूँ, डिजिटल ज़माना है तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कराऊंगा पूरा डेफिनेशन, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव का डेफिनेशन कहा गया है द फेनोमिनन इन व्हिच टू और मोर वेव्स, ठीक है, द फेनोमिनन इन व्हिच टू और मोर वेव्स सुपरपोजेस टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। कहा गया है द फेनोमिनन इन व्हिच टू और मोर वेव्स सुपरपोजेस टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब क्या है कि ये घटना है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वेव एक दूसरे के साथ सुपरपोजेस होता है, मतलब मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसको रिजल्टेंट वेव फॉर्म करना है जिसका आपका एम्पलीट्यूड क्या है, ग्रेटर हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव का डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल है, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं वही चीज़ें बिल्कुल डेफिनेशन पे लिखा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि डेफिनेशन समझने में आसानी हो एंड याद रखने में भी आसानी हो, क्योंकि आपको तो लिखना है ना डेफिनेशन। अगर आप ये वाला लिख के आएंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, मार्क्स मिलेगा भी तो कम मिलेगा भाई, थोड़ा सा अरेंज करके लिखना सीखो। तो इसीलिए डेफिनेशन का सिलसिला चलेगा, ठीक है। डेफिनेशन हमें लिखना होगा द फेनोमेनन इन व्हिच टू और मोर वेव्स सुपरपोजेस टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ वेव का डेफिनेशन। ओके, तो अब बात करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव कितने तरह के हो सकते हैं। चलो अभी आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो याद रखिएगा दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इन दोनों को समझना होगा। डेफिनेशन वैसे ही मैं आपको डिजिटली दिखाऊंगा स्क्रीन पे, डिजिटल ज़माना है तो डिजिटली करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। ओके दोस्तों, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो कब होता है, जब दोनों वेव सेम फेज में होता है और जितने भी वेव मिल रहे हैं वो सभी वेव्स क्या होता है, सेम फेज का होता है। सेम फेज बोले तो आपका एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, एक ही तरफ जाएगा, उस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, सेम फेज का वेव कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है। ओके चलो ठीक से ढंग से इसको ड्रॉ करते हैं। इसका मेन पोजीशन क्या है, ऐसे ही इसका मेन पोजीशन है, ये वेव आपका हो गया y1, ठीक है। एंड इक्वेशन
हम लोग लिखेंगे। दूसरा वेव वो भी बिल्कुल इसी तरह से जा रहा है भाई, तभी तो ये सेम फेज का होगा। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2। देखो क्या है कि दोनों ही सेम फेज में है बोले तो जब ये वाला पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला पार्टिकल भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला पार्टिकल जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ इस वाले वेव में भी वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब दोनों ही सेम फेज के हैं, ठीक है। दोनों ही एक साथ ऊपर, दोनों ही एक साथ नीचे जा रहा है। तो इस हालत में अगर इन दोनों को हम लोग सुपरपोज कर देंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो फिर क्या होगा, सभी पार्टिकल में दोनों ही वेव का इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक ये पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर दोनों ही वेव मिलके एक साथ ऊपर ले जाएगा या फिर एक साथ नीचे ले जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, ज़्यादा नीचे जाएगा, डेफिनेटली ज़्यादा ऊपर जाएगा। यहाँ पे एक बंदे यहाँ पे उसको ऊपर ले जा रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने क्या कर दिए हैं, सेम 2 बंदे लगा दिए हैं यहाँ पे, दोनों बंदे क्या एक साथ ऊपर ले जाएगा। तो डेफिनेटली एक से बढ़कर 2 होता है ना, तो यहाँ पे एक ऐसे बंदा उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा था एंड यहाँ पे 2 बंदा एक साथ उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो ये क्या इक्वल होता है, बोलो, ये इक्वल होता है क्या? नहीं होता, ये एक से बढ़कर 2 होता है भाई। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा साइन आएगा, 1 इज लेस देन 2, 2 से कम होता है 1, या फिर 1 से बढ़कर होता है 2, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इस तरह का इंटरफेरेंस होगा, 2 वेव ऐसे अगर मिल जाएगा, तो फिर जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह के इंटरफेरेंस होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पावर कट हो गया था, बिजली चली गई थी। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक जितना भी डिस्कस किया है मैंने, आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 2 वेव की। तो अगर यहाँ पे एक तीसरा वेव सेम फेज का अगर आ जाता है एंड तीनों मिलके अगर एक पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा, तो डेफिनेटली जो एम्पलीट्यूड है उस पार्टिकल का वो और भी ज़्यादा होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 से बढ़कर अगर 2 होता है तो 2 से बढ़कर 3 भी तो होता है ना, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 से बढ़कर होता है 2, 2 से बढ़कर 3। तो तीनों वेव मिलके इस पार्टिकल को अगर वाइब्रेट कराएगा तो उसका एम्पलीट्यूड और भी ज़्यादा होगा, उसका इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड भी और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलो, ये तो था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, बहुत डिस्कस कर लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। अभी बात करते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, 2 वेव होता है, दोनों ही ऑपोजिट फेज का होता है, ठीक है। अगर 2 ऑपोजिट फेज वाले वेव एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करता है, उसमें इंटरफेरेंस होता है, तो फिर जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी है, वो घट जाएगा, वो मिनिमम होगा, ठीक है। कैसे? अब देखो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा वेव ड्रॉ करेंगे। ये दूसरा वेव हो गया जिसका एम्पलीट्यूड जिसका फेज जो है वो ऑपोजिट होगा, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ऐसे। चलो आई होप ऐसा होगा। ये है इसका मेन पोजीशन, ठीक है। एंड ये वाले पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा y2। ये वाला वेव दोनों का जो फेज़ है वो ऑपोजिट है, ठीक है। तो देखो ये वाला वेव इस पॉइंट को जब ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा, नीचे वाला वेव उसको नीचे की तरफ ले आना चाहेगा, ठीक है। ये उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा तो ये उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। अगर ये वाला वेव उसको नीचे की तरफ लाएगा तो उसी टाइम पे ये वाला वेव उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहेगा। देखो एक ही पार्टिकल में दो तरह की फेज देखने को मिल रहा है। एक वेव उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है, दूसरा वेव क्या कर रहा है, उसको नीचे की तरफ लाना चाहता है। मतलब ये है हमारा पार्टिकल, एक उसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहता है तो दूसरा उसको नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। तो आप बताइए कि ये वाला पार्टिकल अब कितना ऊपर नीचे जा सकता है? बहुत ही कम ऊपर नीचे जाएगा। कंस्ट्रक्टिव में हम लोगों ने देखा था दोनों ही एक साथ ऊपर की तरफ ले जा रहा था, एक साथ नीचे की तरफ ले जा रहा था। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, दोनों वेव ऑपोजिट फेज में होने के कारण
एक वेव इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा तो दूसरा इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, जो वाइब्रेशन है, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बात समझ में आया? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ गया है तो फिर डिस्ट्रक्टिव भी समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रक्टिव जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, ओके। तो चलो, ये था डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका डेफिनेशन हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे दोनों ही एक साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेफिनेशन एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेफिनेशन। फटाफट से देखो क्या कहा गया है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। इफ़ टू वेव्स सुपर इम्पोजेस विथ ईच अदर, इफ़ टू वेव्स सुपर इम्पोजेस विथ ईच अदर इन द सेम फेज, ठीक है, दोनों ही क्या है, सेम फेज में है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स रिजल्टिंग इन द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, दोनों ही वेव सेम फेज में होने के कारण जो रिजल्टेंट फेज है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, दोनों का, दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों का सम होगा, जोगफल होगा। ठीक है, एंड इससे क्या हो रहा है, जो वेव का इंटेंसिटी है वो आपका मैक्सिमम हो रहा है। दिस इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आया? जो मैंने बताया आपको वही यहाँ पे लिखा गया है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पहले समझना है, देन उसके बाद डेफिनेशन देखना है। ओके, डेफिनेशन को याद करना है। ठीक है, चलो अब चले आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे कहा गया है इफ़ टू वेव्स सुपर इम्पोज विथ ईच अदर इन ऑपोजिट फेज। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेव क्या है, ऑपोजिट फेज में है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव। तो कंस्ट्रक्टिव वेव के केस में हम लोग देख रहे थे जोगफल, तो यहाँ पे होगा डिफरेंस, अंतर। जितना अंतर होगा इन दोनों के एम्पलीट्यूड में वही होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ओके, रिजल्टिंग इन द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव, दिस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दो वेव ऑपोजिट फेज का एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेगा, मिल जाएगा, तब रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों ही वेव का एम्पलीट्यूड का डिफरेंस होगा, अंतर होगा। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, जो वेव का इंटेंसिटी है वो मिनिमम आएगा। ठीक है, वो मिनिमम आएगा, एंड इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आया? चलो, तो डेफिनेशन आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, तब तक मैं बोर्ड को साफ़ कर देता हूँ बिल्कुल, क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं सुपर पोजिशन के बारे में। ठीक है, सुपर पोजिशन इंटरफेरेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो सुपर पोजिशन इससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलो, तो बोर्ड मेरा साफ़ हो चुका है एंड आपका स्क्रीन भी अब क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन हट गया है। तो देखो, बात करेंगे अब हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ, अच्छा ये OF है, ऑफ वेव्स। ठीक है, सुपर पोजिशन ऑफ वेव इज नथिंग बट द मीटिंग ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, दो कोहेरेंट वेव्स का मिलन को हम लोग कहते हैं क्या, सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन का डेफिनेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा अगर जाता है तो फिर 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा सुपर पोजिशन। चलो, इस बार मैं लिख ही देता हूँ, मेरा हैंड राइटिंग भी लिख लिए, देख लीजिए फटाफट से। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा तो नहीं है, बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरा हैंड राइटिंग इतना बुरा है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव इज़ द मीटिंग, चलो एकदम बढ़िया ढंग से लिख रहा हूँ। सुपर पोजिशन ऑफ वेव इज द मीटिंग ऑफ टू, superposition of wave is meeting of two coherent waves। ठीक है, दो कोहेरेंट वेव्स का मिलन को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अब बात ये है कि ये कोहेरेंट वेव्स क्या होता है। कोहेरेंट वेव्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ाया नहीं है हमको कोहेरेंट वेव क्या होता है। तो कोहेरेंट वेव हम लोग
उन सभी वेव को कहते हैं जो एक ही सोर्स से निकलता है, एक ही सोर्स, ठीक है। सोर्स आपका एक है, एक ही सोर्स से बहुत सारे वेव निकलते हैं, ठीक है। तो सभी वेव्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोहेरेंट वेव्स कहेंगे। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव होता है एक ही सोर्स से निकलने वाली, एक ही सोर्स से निकलने वाली दो वेव का मिलन, ठीक है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज द मीटिंग ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव समझ में आया, कोहेरेंट वेव, एक ही सोर्स से निकलने वाले वेव्स को हम लोग कोहेरेंट वेव कहते हैं, ठीक है। तो ये था सुपरपोजिशन के बारे में। सुपरपोजिशन में सुपरपोजिशन का डेफिनेशन उतना डिफिकल्ट है नहीं, एक ही लाइन पे ख़त्म हो रहा है, तो एक ही मार्क के लिए पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। लेकिन सुपरपोजिशन से जो ज़्यादा पूछा जाता है वो क्या है, बोलो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसको मैं आपके स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा है superposition of principle, superposition principle, the resultant displacement of a number of waves, the resultant displacement of a number of waves in a medium at a particular point is the vector sum of the individual displacement produced by each of the waves at that point, ठीक है। कहा गया है the resultant displacement of a number of waves in a medium at a particular point is the vector sum of the individual displacement produced by each of the waves at that point। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या है, देखो किसी एक पॉइंट पे एक ऐसे वेव जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वजह से इस वाले पार्टिकल का एक डिस्प्लेसमेंट होगा, एक इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं y1, ठीक है। दूसरा वेव आएगा ऐसे, दूसरा वेव आएगा तो ये भी इस पार्टिकल को एक डिस्प्लेसमेंट देगा, दैट इज़ मान लेते हैं ये y2 है, ठीक है, ये y2 है। अब देखो, अब कहा गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कि ये जो पार्टिकल है इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों के वजह से, इसमें जो नेट या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों की वजह से, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर सम में क्या किया जाता है, क्या देखा जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम होगा, यही बताया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ओके, चलो अब बाकी इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बाकी और भी डीप में समझेंगे। अब क्या है कि हम लोग मान लेते हैं, चलो पहले तो इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जगह लगेगा हमें। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो देखो एक ऐसा पार्टिकल लेते हैं, पिद्दी सा पार्टिकल P, यहाँ पे ऐसे ये वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका इक्वेशन है y1 एंड इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी y1 है, ठीक है। एंड यहाँ से एक दूसरा वेव जा रहा है, इसका इक्वेशन है y2 एंड इस वेव की वजह से इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है y2। ओके, तो दोनों को अगर हम लोग दोनों अगर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, दोनों अगर मिल जाते हैं, दोनों ही क्या है, कोहेरेंट वेव्स है, एक ही सोर्स से दोनों ही वेव निकले हैं, तो दोनों ही वेव अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से भी ये ऐसे ऐसे कर रहा था, इसकी वजह से भी ये ऐसे ऐसे कर रहा था, तो दोनों अगर मिल जाएगा तो दोनों की वजह से तो ये ऐसे ऐसे करेगा ना, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहा गया है y नेट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एंड दूसरी वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वेक्टर सम। अभी वेक्टर सम ये नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का सम है। वेक्टर सम कब होगा, जब इसके ऊपर हम लोग ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, द रिजल्टेंट
द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ये है, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द वेव्स एट दैट पॉइंट। ओके, इस वेव की वजह से इसका जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो y1 है, ठीक है, एंड इसकी वजह से y2, दोनों का वेक्टर सम अगर कर देंगे तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, चलो इसको और भी डीप में देखते हैं। अभी हम लोग दो वेव लेंगे, y1 इज इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड है a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, ठीक है, ये पहला वेव हो गया हमारा, ठीक है, ये पहला वेव हो गया। अभी दूसरा वेव को लेते हैं, इस वाले वेव को y2, इसका इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी kx2। दोनों ही क्या करेगा, अभी दोनों ही सुपर इम्पोज होगा, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, दैट इज ये होता है y1 प्लस y2, y1 का वैल्यू लगा देते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1 प्लस क्या होगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2, ठीक है, ये होता है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखो अभी y नेट को सिर्फ y मानते हैं, वो होगा ए नेट, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका हम लोग उसका भी नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेंगे, ठीक है, ए नेट हो गया, एंड देन उसके बाद साइन, उसके बाद साइन तो डेफिनेटली रहेगा, ओमेगा टी भी डेफिनेटली रहेगा, ठीक है, ओमेगा टी भी डेफिनेटली रहेगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज इसको हम लोग लिखेंगे अभी थीटा, ठीक है, ओके, इसको हम लोग अभी लिखेंगे क्या, थीटा, ठीक है, ओके, समझ में आया क्या हुआ। ये था पहला वेव का इक्वेशन, ये दूसरा वेव का इक्वेशन, दोनों ही सुपर इम्पोज होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट या फिर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी वजह से इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एंड इसकी वजह से इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का वेक्टर सम हम लोगों ने कर दिया, इसका पूरा इक्वेशन हम लोग जानते हैं, y1 का वैल्यू लगा दिया एंड y2 का वैल्यू इधर लगा दिया। तो देखो यहाँ पे a1 एंड a2, ठीक है, a1 एंड a2 दोनों का अभी हम लोग रिजल्टेंट सम लेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया ए नेट, एंड साइन तो रहेगा ही, ओमेगा टी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, एंड ये जो है दोस्तों ये हो गया आपका थीटा, इसको थीटा नहीं लिखते, इसको फाई लिखते हैं, ठीक है, दिस इज फाई, ओके, फाई है आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। तो चलो ए नेट अभी कैसे निकालते हैं, ए नेट बिल्कुल हम लोग अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स। देखो एक पार्टिकल यहाँ पे है, इस पे एक ऐसा फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक इधर हो रहा है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका ए नेट कैसे निकालेंगे, इसके अंदर जो एंगल है थीटा, ठीक है, वो हम लोग लेंगे, मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, सॉरी चलो इसको हम, इसका डिस्प्लेसमेंट है a1 एंड इसके वजह से a2, इस वेव की वजह से एम्पलीट्यूड क्या है इस पार्टिकल का a1, ठीक है, एंड इसका एम्पलीट्यूड क्या है a2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है एंगल थीटा। तो इसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, कहाँ पे निकालेंगे यार, नीचे निकालते हैं a1, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला कैसा था रिजल्टेंट निकालने का, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, थीटा है ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ए नेट निकालेंगे, ए नेट निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, एंड ये जो फाई होता है, ठीक है, ये जो फाई होता है, फाई इज़ द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई इज़ द फेज डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, इस वेव का ये जो kx2 है माइनस kx1, ये होता है फेज डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू के को कॉमन ले लीजिए, के को आप कॉमन ले लीजिए, एंड यहाँ पे रहेगा के डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स को बाद में लाएंगे, पहले तो के x2 माइनस सॉरी x1, ठीक है, x2 माइनस x1, के आपका कॉमन हो गया दोनों के बीच में, ओके, एंड x2 माइनस x1 रह गया, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज द पाथ डिफरेंस,
दिस इज द पाथ डिफरेंस, x इज द पाथ, ओके, एंड ये डेल्टा x हो गया पाथ डिफरेंस। देखो इसका पाथ अलग है क्योंकि ये अलग रास्ते से आ रहा है ना, इसका पाथ अलग है, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, x2 - x1, जिसको हम लोग डेल्टा x लिखेंगे। तो एक रिलेशन हमें यहाँ पे मिल गया है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या मिल गया है, के डेल्टा x। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है, दैट इज द रिलेशन, ओके, ठीक है ना, दैट इज द रिलेशन। एंड यहाँ पे जो k है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो k है ये होता है आपका एक कांस्टेंट, दैट इज इसका वैल्यू है 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा, ओके, एंड पाई तो आप जानते होंगे, एंड लेमडा क्या है दोस्तों, यहाँ पे लेमडा है आपका वेव लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। तो इसी रिलेशन को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, थोड़ा सा अपडेट करने से हमें मिलेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, एंड ये हो गया हमारा अपडेटेड रिलेशन बिटवीन, ये अपग्रेडेड रिलेशन है किसके बीच में, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच में। अगर आपको पूछ लिया जाए कि पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप डेफिनेटली ये वाला चीज़ लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें जो वाई नेट मिला है उसका फॉर्मूला ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में, वो भी हम लोग फोर्स के जैसे रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू निकालते थे ना, tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग y/x, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से हम लोग निकालेंगे ऐसे, ओके, किसके सारे निकालते हैं। चलो ये हमारे अभी उतना डीप में जाने का नहीं है क्योंकि उतना तो है नहीं, सिर्फ आपका सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल याद रखना है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखाए थे वो आपको याद रखना है, एंड उसके साथ आप इतना याद रखिएगा, ओके। एंड इधर जो फेज डिफरेंस के बीच में एंड पार्ट डिफरेंस के बीच में मैंने जो रिलेशन बताया आपको, यहाँ से ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा, ओके, ठीक है ना, ओके। ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें क्या मिलता है, किसी भी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है अगर दो कोहेरेंट फोर्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होता है, तो किसी भी एक पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमें पता चलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, ओके दोस्तों। चलो इतना ही आपको जानना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, ओके। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीट फॉर्मेशन, आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज बीट फॉर्मेशन। अब बीट क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग जब गाना सुनते होंगे, ठीक है, जो गाना सुनते होंगे तो देखिएगा गाना का जो बीट है दोस्तों वो आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। एक तो आपका टेबल फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो बताता हूँ, पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। बीट फॉर्मेशन, ठीक है, बीट फॉर्मेशन। तो साउंड का जो बीट होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा किसी एक प्लेयर में, ठीक है, किसी एक प्लेयर में जो MP3 प्लेयर होता है उसमें देखिएगा कि कुछ चीज़ें जो है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है। और किसी पे आप ऐसे ऐसे देखिएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन ऊपर नीचे करता रहता है। जब म्यूजिक बजता है तो लाइन ऊपर नीचे करता है। कभी कभी आप ऐसे वेव फॉर्म में देखिएगा, जब ज़्यादा साउंड होता है तो वेव ज़्यादा फैल जाता है। जैसे कि यहाँ पे कम साउंड हो रहा है तो अचानक से एक बीट आ गया डिग, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर
अगर साइलेंट हो जाता है तो एक ऐसा लाइन दिखेगा, फिर एक साउंड प्रोड्यूस होता है तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। या फिर इसका बेटर एग्जांपल है जो ईसीजी मशीन होता है, ठीक है, जो हार्ट बीट को देखता है, वहाँ पे उस स्क्रीन पे आप क्या देखते होंगे, उस स्क्रीन पे एक ऐसा स्क्रीन होता है, ठीक है, जहाँ पे हार्ट बीट को ऐसे कैलकुलेट ऐसे देखा जाता है, ठीक है, ऐसे 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 अगर ऊपर नीचे करता रहे तो मतलब आदमी जो है, पेशेंट जो है वो जिंदा है, ठीक है, मतलब उसके भीतर अभी चल रहा है, बीट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सीधी लाइन हो जाए तो सीधी लाइन का मतलब क्या है भाई, वो सीधा रास्ता पकड़ चुका है, सीधा रास्ता वो पकड़ चुका है, मतलब सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, चला गया है सीधा ऊपर, तो ऐसा लाइन फॉर्म होगा। तो ये दोस्तों जो है वेव फॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बीट देख रहे हैं। अगर ये ज़्यादा फैल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। अगर कम है तो फिर उसका एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है ना, ओके। तो ये होता है बीट जनरली। एंड बीट का कोई अलग से डेफिनेशन क्या लिखा हूँ मैं आपको, ठीक है, बीट का अलग से क्या डेफिनेशन लिखा हो, चलो अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक डेफिनेशन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखो कहा गया है इन एक्वास्टिक्स, ठीक है, इन एक्वास्टिक्स अ बीट इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न बिटवीन टू साउंड्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कहा गया है इन एक्वास्टिक्स अ बीट इज एन इंटरफेरेंस पैटर्न between two sounds of slightly different frequencies perceived as a periodic variation in volume whose rate is difference of the two frequencies। मतलब क्या है, देखो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी नहीं, अभी जो वेव है, दो वेव ऐसे हैं, यानी याद रखिएगा बीट जो होता है दोस्तों, बीट कैसे फॉर्म होता है, दो वेव के इंटरफेरेंस या फिर सुपरपोजिशन के वजह से ही बीट फॉर्म होता है। तो एक वेव ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरा वेव कुछ ऐसा है, ठीक है, दूसरा वेव कुछ ऐसा है, तो दोनों का जो फेज़ है वो सेम होना चाहिए, ओके, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी वो सेम नहीं होना चाहिए, स्लाइटली छोटा स्लाइटली उसमें डिफरेंस रहना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब इसका अगर हम लोग मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज, ठीक है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो इसके आसपास रहेगा, मतलब 695 भी रह सकता है या फिर 705 भी रह सकता है, ठीक है, 702, 703, 704, मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, डिफरेंस रहेगा। जब इस तरह के वेव आपस में मिलेगा, सुपर इम्पोज होगा, तो फिर बीट फॉर्म होता है। बीट फॉर्म होने का एक ही कंडीशन है, दैट इज़ दोनों जो बीट सुपर इम्पोज होगा उन दोनों के फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, स्लाइट डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एंड वो दोनों मिलके क्या बनाएगा, एक आपका इंटरफेरेंस का एक अलग सा पैटर्न बनाएगा, ठीक है, एक इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बीट, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं बीट। एंड बीट कब होता है, देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हेन डज बीट ऑकर, कब बीट प्रोड्यूस होता है, बीट्स ऑकर व्हेन टू वेव्स ऑफ नियर बाई फ्रिक्वेंसीज, दोनों फ्रिक्वेंसीज क्या है, नियर बाई है, 700 एंड 705 दोनों ही नियर बाई है, ओवरलैप एंड क्रिएट ए न्यू रिजल्टेंट वेव, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, मतलब सुपर इम्पोज करेगा, एंड क्या है कि एक नया रिजल्टिंग वेव फॉर्म करेगा, ओके, ठीक है ना। एंड यहाँ पे टू अंडरस्टैंड दिस फेनोमेनन लेट अस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, वी विल नीड टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसीज, एग्जाम्पल 700 हर्ज एंड 705 हर्ज। तो यहाँ पे मैं जो वेव बनाया हूँ, ठीक है, एक 700 हर्ज का, एक आपका 705 हर्ज का, दोनों जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा तो कुछ ऐसा बीट फॉर्म होगा, देखो ऐसा कुछ ऐसा बीट फॉर्म होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा बीट फॉर्म होगा, फिर उसके बाद फिर बीट फॉर्म होगा। एंड ये बीट जो है दोस्तों, इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये 5 हर्ट्ज का भी हो सकता है, इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, 700 एंड 705 ऐड करके कितना होता है, 700 एंड 705, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इन दोनों में तो ये बहुत ही लार्ज होगा, ठीक है, ये बहुत ही लार्ज होगा, मतलब 700 700 14 5 हर्ट्ज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली क्या होता है आपका, ये एक तो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसीज है उसके डिफरेंस होगा इसका फ्रीक्वेंसी, या फिर इन दोनों का एवरेज भी हो सकता है, आपका इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 700 प्लस 705, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 702 के समथिंग रहेगा, ठीक है।
702.5 हर्ट्ज। कुछ एक तो आपका ये हो सकता है या फिर डिफरेंस हो सकता है। ओके, ये वाला केस कम ही होता है। ओके, दो ऐसे साउंड अगर आपका ओवरलैप होता है तो जो बीट होता है, बीट फॉर्मेशन होता है, उसका फ्रीक्वेंसी, ये वाला केस बहुत ही कम होता है। ये वाला केस ज़्यादातर देखा जाता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है रिजल्टिंग वेव का, वो इन दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है या फिर वो एवरेज में रह सकता है। ठीक है, ओके। तो देखो, अब बीट फॉर्मेशन जो है, बीट जो है वो डिपेंड करता है कि दोनों वेव के पाथ डिफरेंस पे, कि दोनों वेव कितना कितना पाथ ट्रैवल करा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, चलो इस वाले कंसेप्ट को हटा देते हैं अभी। यहाँ पे एक स्पीकर है, ठीक है, ये एक स्पीकर हो गया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एंड इधर से हम लोगों ने क्या किए हैं, एक ऐसे स्पीकर लगा दिए हैं, इसका साउंड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस पॉइंट की, ये पी पॉइंट, सॉरी चलो इसको पी पॉइंट ही लेते हैं, P1 पॉइंट। तो P1 पॉइंट में देखो, इस वेव का जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऐसे 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 आएगा, तो दोनों का पाथ जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक अलग सा बीट फॉर्म होगा। ओके, अगर यही इस पॉइंट पे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको एक अलग बीट का साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर आप यहाँ से हटकर यहाँ पे चले आते हैं P2 पे, तो यहाँ पे देखिए दोनों वेव का जो पाथ अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे अलग सा बीट का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे चले आते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या अलग सा लाउडनेस का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ओके। एक ही हॉल में मान लीजिए दोनों साइड में एक रूम है, दोनों साइड में दो स्पीकर आप लगा दिए हैं, तो आप एकदम मिडिल में खड़े हैं, तो आपको साउंड का जो लाउडनेस है दोनों स्पीकर से, ठीक है, वो अलग सुनाई देगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हट के किसी एक स्पीकर की तरफ चले जाते हैं तो इधर का साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, इधर का साउंड आपको कम सुनाई देगा, दोनों कान से अगर आप सुनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ सुनेंगे तो आपको मिडिल वाले पॉइंट से अलग सा साउंड यहाँ पे सुनाई देगा, अलग सा लाउडनेस सुनाई देगा। ठीक है, अगर वहीं पे हट के आप इस वाले साउंड की तरफ, इस वाले स्पीकर की तरफ चले जाते हैं तो आपको अलग लाउडनेस का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, ओके। ये रूम है मान लेते हैं, इस पे यहाँ पे एंड यहाँ पे स्पीकर लगा है, तो आप जब यहाँ पे खड़े होंगे तो आप अलग सा लाउडनेस का साउंड सुनेंगे। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे रहेंगे तो अलग सा लाउडनेस सुनेंगे, यहाँ अलग सा लाउडनेस सुनेंगे, यहाँ पे अलग सा लाउडनेस सुनेंगे, यहाँ पे अलग सा लाउडनेस। ओके, तो ये आपका डिपेंड करता है कि बीट कैसा फॉर्म होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, उसका लाउडनेस क्या रहेगा, साउंड जो होगा उसका लाउडनेस क्या रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पोजीशन में हैं, कौन सा वेव कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका साउंड बीट। ठीक है, ओके। तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट खुद से घर में करिएगा, या फिर अगर आपके आसपास कहीं पे फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे डीजे बज रहा है, तो आप एक काम करिएगा कि दोनों स्पीकर के सामने आप बिल्कुल खड़े हो जाइएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको लाउडनेस सुनाई देगा एंड वहीं पे आप बहुत ज़्यादा दूर पे जाके खड़ा हो जाएगा तो लाउडनेस जो है वो अलग सुनाई देगा, डेफिनेटली अलग सुनाई देगा। क्योंकि डीजे के पास अगर आप जाके खड़े होते हैं तो आपको एक हवा का झोंका लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि कान के ऊपर से कुछ हवा गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि आप स्पीकर के पास रहेंगे तो जो बीट होगा, जो बीट फॉर्म होगा, वहाँ पे उसका लाउडनेस बहुत ज़्यादा होगा, उसका इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन दूर पे खड़े होंगे तो वेव को ज़्यादा ट्रैवल करना है ना, साउंड को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो लाउडनेस अल्टीमेटली वहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। एंड बीट फॉर्मेशन से उतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा तो ये जाएगा कि कब बीट कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन डज बीट ऑकर्स। तो आप उसके आंसर पे ये लिखिएगा कि जब दो वेव एक दूसरे को ओवरलैप करता है, सुपर इम्पोज होता है, एंड उन दोनों का फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस होता है, तब फॉर्म होता है आपका बीट। ठीक है, तब फॉर्म होता है आपका बीट। दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी में आपका स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा कम ऊपर रहेगा वेव का फ्रीक्वेंसीज, तभी जाके बीट फॉर्म होगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फिर बीट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस होगा तभी आपका बीट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लास आज का बहुत ही लंबा हो गया क्योंकि बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बकबक मैंने कर दिए है। आई थिंक अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर बोरिंग लगा है तो भाई कमेंट पे आप डाल सकते हैं कि सर कम बोलिए थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं कम बोलने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड डेफिनेटली चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। ओके, ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।